बद्रीनाथ धाम के कपाट, सीएम धामी ने पूजा अर्चना कर लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। लोहाघाट में लंबे समय से मांगे पूरी न होने पर सस्ता गल्ला विक्रेताओं का फूटा गुस्सा। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाकर हड़ताल की चेतावनी दी गई। देवरिया में गंदगी और जर्जर भवन में रहने को मजबूर गरीब और असहाय लोग। जल जमाव के चलते आए दिन होती है परेशानी। शिकायत के बाद भी नहीं हुआ सुधार। नमस्कार, 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पहली बड़ी खबर पर रुक करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजे खोल दिए गए। मंदिर के रावल ने गणेश पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले। महिलाओं ने लोकगीत गाए। गढ़वाल राइफल के बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई। बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साक्षी बने। इस अवसर पर भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल ने बैंड द्वारा भक्ति धुन बजाई। इसी के साथ चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है। कपाट खुलने के बाद अगले 2 घंटे में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजन दर्शन किए। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। यहां पहुंचे लोगों संग सीएम धामी ने बातचीत की और पर्यटकों के साथ सेल्फी भी ली। इस अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी महाराज ने कहा कि आज पूरा देश खुश है। श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में धाम में पूजा अर्चना के लिए आना चाहिए। कपाट खुलने से पहले मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया। ये 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जहां अलग अलग एंगल से आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराए जा रहे हैं। पहली तस्वीर बद्रीनाथ के कपाट खुलने की है, जहां भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दूसरी तस्वीर फूलों की बारिश की है, जहां भक्तों पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई। इसी के साथ तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। इसी के साथ चौथी तस्वीर पर्यटकों के साथ सीएम धामी की सेल्फी लेते हुए सामने आई है। सीएम धामी ने पर्यटकों से, टूरिस्टों के साथ बातचीत की। इसी के साथ उनके साथ सेल्फी भी ली है। इसी के साथ अगली तस्वीर मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी के साथ भक्तों ने भी पूजा अर्चना की है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर आपको 6 तस्वीरें दिखाई जा रही है। इसी के साथ आखिरी तस्वीर में लोगों से मुलाकात करते सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। 1000 भक्तों ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साक्षी बने। और यात्रा सबकी अच्छी हो, उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चारधाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा में कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। देखिए, डेवलपमेंट वर्क का हम लोगों का भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा करते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में भगवान बद्री विशाल के मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, क्योंकि 6 महीने काम यहाँ नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 6 माह का समय होता है, तेजी से काम होता है। और ये डेवलपमेंट वर्क पूरा होने पर आप देख भी रहे होंगे, बदला बदला सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब ये पूरा काम हो जाएगा तो ये पूरी भगवान बद्री विशाल की नगरी बहुत सुंदर होगी और आध्यात्मिक रूप से हमारे सभी तीर्थयात्री पर्यटकों के लिए एक अच्छा स्थान, जो उनके हमेशा उनके लिए जो है उनके स्मरण में रहेगा। आज कपाट खुल रहे हैं, आज कपाट खुले हैं भगवान के। और कल हमने जो भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से जो निवेदन किया था कि जोशीमठ के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए, वहाँ की सुरक्षा कामों के लिए, अनेक जो विकास के काम है उनके लिए हमको जो है धनराशि दी जाए। 1700 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और 2 घंटे में ही 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंचे। इस बड़ी संख्या को व्यवस्थित रखने के लिए, इनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? जी देखिए, ये जो सुरक्षा के उपायों की बात की जाए तो पिछले 48 घंटे से जिले के जो एसपी हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित जो भीड़ प्रबंधन पे पूरी नजरें बनाए हुए हैं। पूरी तरह से अभी पिछले 3 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं बद्रीपुरी में। आपको बता दूं कि देव दर्शनी जो प्रवेश द्वार है भगवान बद्री विशाल के धाम का, वहां से लेकर के पूरा मंदिर परिसर तक करीब 350 से सेना के ये जो पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पे गश्त कर रही है। पूरी तरह चौकसी बढ़ती जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की निगाहें जो है 24 घंटे जो है बद्रीपुरी को घेरे हुए है और किसी तरह की भी यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी की आशंका होती है तो पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क यहाँ पे नजर आ रही है। और इस तरह बीकेटीसी जो है जो यात्रा प्रबंधन और जो दर्शन प्रबंधन पे पूरा नियंत्रण रखे हुए है। हालांकि आज पहला दिन है और सुबह जो है शुरुआती जो 2 घंटे थे उसमें काफी जो है भीड़ जो है बढ़ चुकी थी, लेकिन जिस हिसाब से अभी टोकन सिस्टम यहाँ पे किया गया है तो इस सिस्टम से जो है तीर्थ यात्री जो है आराम से जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुबह जो है 6:30 बजे तक जो है सीएम धामी के दर्शन, जो बद्री भगवान के दर्शनों के बीच जो है थोड़ा जो तीर्थ यात्रा जो यहाँ पे दर्शनों के लिए आए थे थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन उसके बाद लगातार तीर्थ यात्री जो है पवित्र अलकनंदा तट और जो तप्त कुंड है उसमें पवित्र स्नान करने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। और ये आंकड़ा अभी 6,500 तीर्थ यात्रियों के पार जो है दोपहर तक जा चुका था। हालांकि अभी 10,000 से अधिक तीर्थ यात्री जो है भगवान बद्री विशाल के धाम में मौजूद हैं और जो लगभग 15 से 16,000 तीर्थ यात्रियों के आज जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने की पूरी जो है यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, ऐसे में श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ अनुभव रहा जिन्होंने दर्शन किए हैं? जी देखिए, श्रद्धालुओं, हालांकि दर्शन के बाद सीएम धामी ने भी श्रद्धालुओं का फीडबैक लिया था, लेकिन 4 धामों में जिस तरह से इस बार सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है यात्रा प्रबंधन और खासकर जो ये भीड़ नियंत्रण को लेकर के, तो उसको लेकर के बद्रीपुरी में तो जो अभी एक सुखद अनुभूति जो है यात्रियों को हो रही है। यात्री अपनी अपनी जो बारी का इंतजार कर रहे हैं और पंक्तिबद्ध तरीके से अपने टोकन सिस्टम के आधार पर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे। हालांकि कुछ जो है जो तीर्थ यात्री हैं उन्हें जो है जरूर जो मंदिर प्रबंधन और मंदिर के मुख्य द्वार तक आने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मास्टर प्लान का निर्माण कार्य चल रहा है, तो लिहाजा कुछ रूट जो है चेंज हो जाते हैं। जो नए तीर्थ यात्री हैं उनको यहाँ तक आने में थोड़ा समस्या हो जाती है, लेकिन जिनके साथ दल हैं, जिनके साथ काफी जो साथ में जो एजेंट हैं और अन्य जो गाइड का काम करते हैं, जो उनके तीर्थ पुरोहित पंडे हैं, उनकी मदद से अगर जो आ रहे हैं तो सीधे जो सिंह द्वार के रास्ते भगवान बद्री विशाल के लिए दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही काफी उत्साह जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। 6 महीने का जो शीतकाल का सन्नाटा था वो अब जो है बद्रीपुरी में टूट चुका है। भगवान बद्री विशाल के जयकारे की गूंज आज सुबह 6 बजे के बाद लगातार जो है बद्रीपुरी में सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि लगातार प्रदेश में देखा जा रहा है कि कभी बारिश हो रही है तो कभी गर्मी का एहसास हो रहा है, तो ऐसे में बद्रीनाथ धाम में किस तरीके का मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर मौसम के मिजाज की बात की जाए तो बिल्कुल जो उच्च हिमालयी क्षेत्र का जो मौसम होता है बिल्कुल सुहावना मौसम है। कल शाम की बात की जाए तो देर रात तक जो है आसपास की पहाड़ियों में बर्फबारी जो है बद्रीनाथ धाम के आसपास की पहाड़ियों में हो रही थी। सुबह जो है सर्द हवाओं के बावजूद जो है तीर्थयात्रियों का जो भगवान बद्री विशाल के प्रति अगाध जो आस्था थी वो जो है कहीं ना कहीं मौसम को भी मात दे गई और
तीर्थयात्री जो नंगे पैर जो है भगवान बद्री विशाल के दर पे अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो ये ओलावृष्टि और हल्की बारिश की जो 2 से 3 दिन की जो चेतावनी जो है जारी की गई है जनपद के इन क्षेत्रों में, इसको दरकिनार करते हुए भगवान बद्री विशाल की आस्था के प्रति जो है इस कदर जो है यहाँ पे माहौल बना हुआ है कि लोग जो है आध्यात्मिक शांति और अनुभूति के लिए इन सब चीजों को दरकिनार करके भगवान बद्री विशाल की आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, यहाँ पर हमने श्रद्धालुओं की बातें कर ली हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली। ऐसे में जो व्यापारी हैं यहाँ पर जो सामान बेचते हैं पूजा का और बाकी चीजें बेचते हैं, उन पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? उनकी आर्थिक हालत पर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जो केदारनाथ में पुनर्निर्माण के बाद जो समस्या आ रही है वही समस्या हालांकि बद्रीनाथ धाम में भी अभी नजर आ रही है, क्योंकि मास्टर प्लान के बाद जो है लगभग 600 से 700 मीटर के दायरे में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनके चलते जो है यहाँ पे जो दुकानदार होते हैं, जो स्थानीय जो प्रसाद से लेकर अन्य तरह की जो सामग्री बेचने वाले जो स्थानीय लोग होते हैं, कारोबारी होते हैं, उनकी जो अपनी दुकानें हैं वो अब वहाँ पे नहीं रही, लिहाजा थोड़ा बहुत जो प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन जिस तरह से नया मार्केट विकसित किया जा रहा है, जो नई बद्रीपुरी विकसित की जा रही है, तो इसको लेकर के कुछ अभी समस्या तो होगी, लेकिन इसको इस समस्या का समाधान के लिए जो जिला प्रशासन है उन्होंने जहां पे पिछले साल कुछ साल पहले तक जो सामान बिक्री के लिए दुकानें लगी रहती थी, उसको कुछ बद्रीपुरी से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन किसी भी तरह का यहाँ पे श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो रही है। श्रद्धालु आराम से भगवान बद्री विशाल का प्रसाद जो है यहाँ से ले करके थालियां ले करके मंदिर में पहुंच रहे हैं, और साथ ही जो सुवेनियर होते हैं, जो वो प्रतीकात्मक चीजें होती जो धामों से लोग अपने घर परिवार के लिए ले जाते हैं, तो उसके लिए भी आसानी से बद्रीनाथ धाम में उपलब्ध हो जा रहा है। और जो होना भी है, क्योंकि देखिए हरिद्वार से लेके देश के पहले गांव माणा तक जो है पूरी जो आजीविका है वो जो है इसी पर्यटन तीर्थन और जो आध्यात्मिक पर्यटन चारधाम यात्रा है इस पर टिकी रहती। तो लिहाजा छोटे मझोले से लेकर के ऊपर तक के कारोबारी का जो है आस जो है इसी चारधाम यात्रा पे लगी रहती है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, ऐसे में धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। लंबे समय से सस्ता गल्ला विक्रेता पुराने बिलों और कोरोना काल में रुके हुए बिलों के भुगतान मानदेय की मांग कर रहे हैं, पर सरकार ने अभी तक सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया है, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है, गुस्सा है। लोहाघाट के सोन घाटी में सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे सहित कुमाऊं के 4 जिलों के जिलाध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। बैठक में सरकार से तत्काल पुराने बिलों के साथ साथ कोरोना काल के रुके हुए बिलों के भुगतान की मांग की गई और सस्ता गल्ला गोदाम में धर्म कांटा लगाने की मांग करते हुए बिना तोले राशन दिए जाने पर पूर्ण तरह से नाराजगी जताई। संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो समस्त सस्ता गल्ला विक्रेता हड़ताल में जाने को मजबूर होगा। यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम सालों से जो हम जनता तक हम ये राशन पहुंचाने की जो हम हर कोरोना काल में हमने ऐसे जब भी कोई भी एक भी आदमी बाहर नहीं निकला, हमने राशन घर घर पहुंचाया, पूरी जनता को दिया। उसके बाद हमें कोई कुछ हमारे बिलों का आज तक भुगतान नहीं हुआ, कोरोना काल से लेकर आज तक। और उसके बाद जो हमें राशन तोल के नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद जब कहीं कभी ना कभी इनकी ऑनलाइन मशीनें आती है, कभी कंप्यूटर आते हैं, जबकि वो 1 महीने में ख़राब हो जाते हैं। अब ईपॉस मशीन की बात कर रहे हैं, वो भी 1 महीने से जाते। जैसे दूरस्थ क्षेत्र में हमारी दुकानें हैं, हमारे इतने नेपाल सीमा से जुड़े हुए हमारे जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों में एक मोबाइल नेटवर्क तक नहीं आता है, तो वहाँ उनकी मशीनें कैसे चलेंगी। ऑनलाइन राशन के विक्रेता इतना परेशान है, जो हमारे 50-50 60 साल से जो विक्रेता हमारी राशन की दुकानें कर रहे हैं, उनको सीखने बिना ट्रेनिंग का, वो भी ट्रेनिंग नहीं दे रहे, बिना ट्रेनिंग को उनको लैपटॉप पकड़ा दिए, बिना ट्रेनिंग की उनकी मशीनें पकड़ा रहे हैं। देखिए, जो आज हमारी ये सोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की बैठक, तीनों जनपदों की जो बैठक चलनी है, उस बैठक में जो ये हमारे दुकानदारों के साथ जो ये एक तुगलकी फरमान जो आए दिन थोपे जाते हैं, और आए दिन हमारे दुकानदारों के पास ऐसे जो फरमान आ जाते हैं कि दुकानदार उसको करने में मजबूर हो जा रहा है। आज सरकार में
इतने लंबे समय से हमारे दुकानदार यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रत्येक ग्राम सभा में घर घर तक ये जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे दुकानदारों के द्वारा उनको राशन उपलब्ध कराया गया, जो कि आज उन्हीं दुकानदारों को आज अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए भी आज एक दाने को मोहताज होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की जो ये ऐसी नीतियां चली हैं उसके खिलाफ आज हम लोग एकजुट होने को तैयार हैं। अगर हमें इसी तरह से आने वाले भविष्य में परेशानियां उठानी पड़ी तो पूरा जनपद चंपावत और तीनों जनपदों के हम एक सामूहिक इस्तीफा देने को तैयार रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत। देखिए, हम विगत 2-3 वर्षों से लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। सरकार हमारी मांगों को तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, हमारी समस्याओं का समाधान बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ऊपर से एक तुगलकी फरमान हमारे लिए जारी किए जा रहे हैं। अभी अभी सरकार के द्वारा एक नया ई-पॉस मशीन का फंडा हमें दिया जा रहा है। हमारे विक्रेता विगत 3, 4, 5 वर्ष से लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि हमें पूरा वजन विभाग के द्वारा नहीं दिया जाता। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में 5 से 6 किलो तक एक कट्टे में वजन कम होता है। मानदेय के लिए हम विगत कई वर्षों से यहाँ तक कि माननीय खाद्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, विभाग के जितने अधिकारी हैं सब तक अपनी बात को रख चुके हैं और हमें हमेशा आश्वस्त किया जाता है और लास्ट में हमारे साथ छल किया जाता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके का ये मामला है, सस्ता गल्ला विक्रेता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल के समय में जब सब लोग अपने घर पर बंद थे, ये लोगों की मदद कर रहे थे, उन्हें राशन पहुंचा रहे थे, और अब सरकार से जब मांग कर रहे हैं तो ऐसे आरोप लग रहे हैं कि सरकार इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। तो क्या कुछ ये मामला और क्या कुछ इसमें पूरी राशि कितनी है जो अभी तक इनको दी नहीं गई है, इनका भुगतान नहीं किया गया है? मैं बताना चाहूंगा, जो सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता है, ये काफी लंबे समय से इनकी जो मांगे हैं, पहली मांग है कि इनका जो कोरोना काल में जो इनके द्वारा लोगों की सेवा की गई थी, गाँव तक अपनी जान को खतरे में डालकर जो राशन पहुंचाया गया था, तो उस समय का जो उनका जो भुगतान है वो अभी तक सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है और अन्य मानदेय भी नहीं दिए गए हैं। और इनके द्वारा एक ये मांग है कि इनको महीने में मानदेय दिया जाए, मानदेय दिया जाए। इसके अलावा जो राशन है, जो आप गोदाम है, उनका इनका ये भी कहना है कि वहाँ तोल के जो है राशन दिया जाए। तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं पर सरकार के द्वारा कोई ध्यान जो है इनकी ओर नहीं दिया गया। तो कल जो इनके सोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति उनके प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे जो लोहाघाट पहुंचे, और उनके अलावा 4 जिलों के जो है जिलाध्यक्ष भी वहाँ पहुंचे थे, और पूरे लोहाघाट चंपावत जिले के जो जिलाध्यक्ष है प्रकाश बोरा के अध्यक्षता में वहाँ एक बैठक आयोजित की गई और उसमें सभी ने सरकार को चेतावनी दी, अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो जल्द जो है आंदोलन में जाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार वो जो है विभाग की होगी। जी प्रिया। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से यहाँ पे सस्ता गल्ला विक्रेता अपनी मांग कर रहे हैं, ऐसे में देखा जाता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है, पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसे कोई मुद्दे आते हैं तो समर्थन देते हैं जिससे कि सरकार के पास इसकी आवाज जा सके। तो ऐसे में इनको कोई समर्थन मिला है किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, कल जो लोहाघाट विधायक है, कांग्रेस के विधायक है खुशहाल सिंह अधिकारी, वो जो है जब बैठक स्थल पर पहुंचे और सस्ता गल्ला विक्रेताओं से मिले, सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने जो अपनी समस्याएं लोहाघाट विधायक अधिकारी के सामने रखी और उनको जो है मांग पूरी करने के लिए जो है एक ज्ञापन भी दिया। तो विधायक अधिकारी के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं की जो मांगे हैं वो उचित है और वो जो जल्द जो है मुख्यमंत्री से मिलकर जो है सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और समस्या के समाधान का पूरा प्रयास करेंगे। ये लोहाघाट विधायक अधिकारी के द्वारा सस्ता गल्ला विक्रेताओं को आश्वासन दिया गया। जी बिल्कुल, देखना होगा लक्ष्मण क्या आश्वासन का असर देखने को मिलता है, क्या आश्वासन जो दिया गया है वो पूरा किया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर पर रुख करते हैं। यूपी के देवरिया में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत सवालों के घेरे में है। स्थिति यह है कि लोग गंदगी के बीच जर्जर भवन में रहने को मजबूर है। भवन देखकर ही डर लगता है कि किसी दिन हादसा ना हो जाए, लेकिन जिम्मेदार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दे रही है, लेकिन देवरिया जनपद के नगर पंचायत भटनी के अधिकारी और कर्मचारी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन को पलीता लगा रहे हैं।
एक इलाके में गंदगी ही गंदगी है और कोई देखने वाला तक नहीं है। लोगों का कहना है कि महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है। कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग को मिला है 3 साल हो गया हम लोग के बलराम। यहाँ पे अभी क्या समस्या है? समस्या हम लोग यही है कि पानी की दिक्कत है, पानी नहीं निकल रहा है, गंदगी फैल रहा है ज्यादा। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? हाँ, वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो तैयार नहीं हो रहे हैं लोग। चेयरमैन साहब से बोलते हैं हम लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं बस पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, हम लोग को नाली पास करवा दीजिए। घर भी मकान भी सही नहीं रहता है, सब कुछ सीलन पकड़ लिया सब मकान के। मकान भी सही नहीं है। मकान की स्थिति इस समय क्या है? अब पानी यही सब चलते रहता है, नीचे ऊपर से पानी आता है। तस्वीरें देवरिया जनपद के नगर पंचायत भटनी के वार्ड नंबर 2 के आसरा आवास की है। ये आसरा आवास का डूडा विभाग की तरफ से निर्माण कराया गया था, जिसमें लगभग दर्जनों गरीबों के रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन आसरा आवास में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ विगत कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरे परिसर में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। समस्या यही है भैया, ना पानी का बहने का अच्छी है, कोई रूट नहीं है इसका पानी बहने का। ना नाली है ना अच्छी है पानी पीने के लिए। वार्ड नंबर 2 है। इसकी शिकायत आप लोग की? शिकायत किया गया है टोनरिया में। उसका कोई आप लोग को कब से मिला है? मिला है हम लोग का तो वो 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल में कभी मरम्मत के लिए कोई आया? कोई नहीं आया है। देख रेख कौन करता है यहाँ का? देख रेख कोई नहीं करता है भैया। जब हम लोग इसमें है तो हम ही लोग ने इसको सुरक्षित करेंगे। साफ सफाई के लिए शिकायत की तो क्या बोले लोग? वो बोल रहे हैं लोग कि पैसा दीजिए, उसके बाद से इसको साफ सुथरा होगा। गंदगी की वजह से आए दिन लोगों की तबीयत खराब होती रहती है, जिसकी शिकायत नगर पालिका कार्यालय में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विजय गुप्ता का कहना है कि ये आरोप निराधार हैं, साफ सफाई कराई जाती है। नगर पालिका अध्यक्ष डूडा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए अपने आप को बचाते नजर आए। हालांकि साफ सफाई के दावों को गंदगी का वीडियो स्पष्ट कर रहा है। आरोप निराधार है, साफ सफाई होता है और वही जल जमाव की बात, वहाँ का जो सतह है वो काफ़ी नीचे है, वहाँ मिट्टी जलवा करके और नाली बनाने का प्रपोजल रखा गया है। उन लोग का ये भी कहना है कि मकान का काम इतना खराब है कि उसमें से बालू गिर रहे हैं, सब दीवारें हिल रही हैं। दीवारें तो नहीं हिल रही हैं, लेकिन ये है कि जिनके द्वारा वो काम कराया गया है और तो सही बात है कि जितना गुणवत्तापूर्ण वो कार्य होना चाहिए उतना गुणवत्तापूर्ण वो कार्य नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष डूंडा के अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि आसरा आवास भी नगर पालिका क्षेत्र में है। वहीं दूसरी बड़ी समस्या यह है कि जर्जर भवन में गरीबों का रहना मजबूरी है। ऐसे में अगर किसी दिन हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये कौन बताएगा। HNN 24/7 के लिए देवरिया से विजय तिवारी की रिपोर्ट। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।